व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस हम लोग चैप्टर नंबर 3 आज कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट आपके पास आ गया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वही था, जो क्वेश्चन आना है वो वहीं से आना है, बट फिर भी आज बचा हुआ पार्ट खत्म करते हैं। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, उसके साथ साथ हमारे पास जॉइंट वेंचर, तो वो टॉपिक्स खत्म करते हैं और फिर हम मूव फॉरवर्ड करते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अब देखो, ग्लोबल एंटरप्राइजेस नाम में ही है, जो एंटरप्राइजेस या जो कंपनीज ग्लोबली ऑपरेट करती हैं, यानी उनका जो ऑफिसेज हैं या उनके जो बिजनेसेस हैं वो एक सिटी में या एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं है, वो मल्टीपल कंट्रीज में काम करती हैं। इसीलिए उनका नाम होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। मल्टीनेशनल का मतलब जो सिंगल नेशन में नहीं, मल्टी नेशन में बिजनेस करती हैं। तो क्या लिखा है, एमएनसीज आर जाइगैंटिक कॉरपोरेशंस, जायंट्स हैं ये, इतनी बड़ी हैं, which have operations in a number of countries. They are characterized by, इनके characteristics देखो यहीं से आ गए। इनका characteristics क्या है, सबसे पहले तो huge size, बहुत बड़े होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज इनके पास होती हैं, एडवांस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं और नेटवर्क ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। नेटवर्क ऑफ ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है कि मल्टीपल जगह पे इनके ऑपरेशंस फैले होते हैं, मल्टीपल चीज़ों से ये काम कर रहे होते हैं। ग्लोबल एंटरप्राइजेस दस आर ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं which extend their industrial and marketing operations through a network of their branches in several countries. इनकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, अलग अलग नेशंस में इन्होंने अपनी ब्रांचेस बनाई होती हैं और पूरा नेटवर्क ऑफ बिजनेस ये चला रहे होते हैं। सर इनकी ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर ब्रांचेस आर कॉल्ड मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट्स, इनको हम मोफा बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट्स। दीज एंटरप्राइज ऑपरेट इन सेवरल एरियाज, कई सारे एरियाज में ये लोग काम करते हैं। प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं विद देयर बिजनेस स्ट्रैटेजी एक्सटेंडिंग ओवर इन नंबर ऑफ कंट्रीज। समझते हो, बिल्कुल बेसिक सी बात है कि ये मल्टीपल बिजनेसेस में काम करेंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ये बेच रहे होंगे, मल्टीपल नेशंस में काम कर रहे होंगे और एक्सटेंड करके रखते हैं अपना नेटवर्क अलग अलग जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है हमारे पास, क्या क्या फीचर्स होते हैं एमएनसीज के। नंबर 1, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, इनके पास पैसा बहुत होता है भाई। पैसा कहाँ से आता है, देखो कंपनीज हैं तो इसके अंदर ये लोग पहले तो शुरुआत करते हैं खुद के पैसे से, उसके बाद फिर ये लोन्स वोन्स लेते हैं, पब्लिक में डिबेंचर इशू करते हैं, पब्लिक में शेयर्स इशू करते हैं। शेयर्स का मतलब होता है जब अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप मालिक बनते हो। डिबेंचर का मतलब होता है लोन। ठीक है, मतलब अगर आप कंपनी दो तरीके से आपसे पैसा ले सकती है। एक तो कंपनी ले सकती है शेयर की फॉर्म में। शेयर की फॉर्म में क्या होगा बेटा, शेयर की फॉर्म में अगर आप कंपनी में पैसा लगाओगे तो आप मालिक बनोगे, आप ऑनर बनोगे। अगर सपोज मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा तो मैं रिलायंस का मालिक हूँ, जितने का शेयर है उतने रुपए तक का। अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू करे हैं, डिबेंचर का मतलब होता है लोन, की कंपनी आपसे पैसा मांग रही है बट आपको मालिक नहीं बना रही, आपको बना रही है क्रेडिटर, कि हमने आपसे पैसा लिया है, हम आपको पे बैक करेंगे आने वाले कुछ समय में, 5 साल, 6 साल, 4 साल, 2 साल, डिपेंड करता है डिबेंचर का टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, तो दो तरीके से कंपनी आपसे पैसा ले सकती है, ईदर इन ऑनर फॉर्म यानी शेयर और इन बोरोड फॉर्म। बोरोड में क्या होगा, या तो डिबेंचर्स होने वाले हैं। समझ गए। तो सबसे पहला जो इनका फीचर है वो यही है कि कंपनी के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एंड ऑल्सो पोजेस द एबिलिटी टू रेज फंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से वो फंड्स भी रेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, बॉन्ड इशू करके, या फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी बोरो कर सकते हैं, इंटरनेशनल बैंक से भी बोरो कर सकते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। दूसरा, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है इनके पास, ज़बरदस्त नए तरीके की टेक्नोलॉजी इनके पास होती है। भैया जब पैसा है तो टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली ये लोग ले सकते हैं ना किसी भी तरीके की। देखो क्या लिखा है, दीज एंटरप्राइजेज हैव अप टू डेट एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, हेंस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एमएनसीज कंफर्म टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स ये लोग बेच रहे होते हैं। उसके बाद फॉरेन कोलैबोरेशंस, तीसरी चीज़, ये फॉरेन कोलैबोरेशंस काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं। क्यों अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि देखो बेसिकली कहीं ना कहीं से तो शुरू होगी ना एक कंपनी। अब सपोज इंडिया से कोई कंपनी शुरू हुई है,
अब जब वो बाहर जाएगी तो सबसे पहले वो किसी ना किसी के साथ कोलैबोरेट करके अपना बिजनेस ग्रो करने की कोशिश करेगी। तो धीरे धीरे कोलैबोरेशंस बनती हैं, अच्छी कोलैबोरेशंस होती हैं, फिर ये अपने ब्रांचेस फैला लेते हैं, नेटवर्क फैला लेते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। तो क्या लिखा है, यूजुअली दीज एंटरप्राइजेज एग्री विद द कंपनीज ऑफ द होस्ट कंट्री। द एग्रीमेंट में बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी खरीद ली, या फिर गुड्स प्रोड्यूस कैसे करने हैं, रिसोर्सेज कौन कौन से यूज़ करेंगे, ब्रांड नेम कौन किसका यूज़ करेगा, इस तरीके से। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इनकी बहुत ज़बरदस्त होती हैं, काफ़ी एग्रेसिव मार्केटिंग यूज़ करते हैं। आप देखते हो ना टीवी पे कितने सारे एड्स आते हैं, आईपीएल में कितनी सारी कंपनीज के एड्स लगे होते हैं। एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग, एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, एग्रेसिव सेल्स स्ट्रैटेजीज, तो बहुत एग्रेसिव होते हैं और बहुत अच्छे से अपना मार्केटिंग करते हैं। प्रोडक्शन इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? प्रोडक्ट इनोवेशन का मतलब होता है ये अपने प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ नया इनोवेट करते रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ नया लेके आते रहते हैं। पूरी टीम होती है, R&D डिपार्टमेंट होता है, जिसमें R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसका काम ही ये होता है रिसर्च करना अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के ऊपर कि क्या मार्केट में नया लेके आ सकते हैं। तो ये इनोवेट काफ़ी सब कुछ करते रहते हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब है कि चाहे कितनी ही ब्रांचेस क्यों ना हो जाए, बट कंट्रोल सारा हेड ऑफिस से ही होगा, मेन ब्रांच से ही होगा। तो देखो क्या लिखा है, द ब्रांचेस ऑफ MNCs आर स्प्रेड ओवर ऑल द वर्ल्ड बट ऑल द ब्रांचेस आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय देयर हेड ऑफिस। सारा का सारा काम जो होता है वो हेड ऑफिस से ही होता है। ऑल दीज ब्रांचेस हैव टू वर्क एज पर द पॉलिसीज ऑफ द पेरेंट कंट्री। पेरेंट कंट्री का मतलब जो उनका मेजर हेड ऑफिस होगा उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। कॉमन सिस्टम फॉर वर्किंग इज इवॉल्व्ड बट द डे टू डे वर्कर्स आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाय हेड ऑफिस। ठीक हो गया, नहीं हो गया, एक सिस्टम बनाते हैं और ऐसा नहीं है कि डे टू डे चीज़ें डिस्टर्ब करी जा रही हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारे पास MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, जॉइंट वेंचर। सर व्हाट इज जॉइंट वेंचर? देखो तुम्हें दो चिंटू दिखाई दे रहे हैं, एक चिंटू ये है, इसका नाम है हीरो। ठीक है, तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, एक चिंटू ये है, इस चिंटू का नाम है हीरो, ये है हीरो, और एक ये चिंटू है, इसका नाम है होंडा। इन्होंने दोनों ने हाथ मिला लिया तो क्या बन गया, हीरो होंडा। पहले हीरो होंडा होता था ना, फिर बाद में इनकी लड़ाई हो गई, इसने इसको चाटा मार दिया, इसने इसको चाटा मार दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, अलग अलग हो गए, फिर ये जॉइंट वेंचर खत्म। तो जॉइंट वेंचर होता क्या है, जब दो फर्म्स ज्वाइंटली मिलकर बिजनेस करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। समझे? व्हेन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस में बी प्राइवेट, गवर्नमेंट ऑन, फॉरेन, कोई भी हो सकते हैं, एग्री टू ज्वाइन फॉर अ कॉमन पर्पस, कि हम मिलके एक बिजनेस करेंगे, एंड म्यूचुअल बेनिफिट, उससे क्या निकल के आता है, जॉइंट वेंचर निकल के आता है। जॉइंट वेंचर इज द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब बेटा रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, पूल करना, एंड एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज भी लेके आना। अब दोनों ये पैसा लेके आएंगे अपना अपना, एक्सपर्टीज भी लेके आएंगे, टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। एम क्या हो सकता है, या तो एक नया बिजनेस बनाना या एक्सपेंशन करना एग्जिस्टिंग बिजनेस का, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक नया बिजनेस बनाएंगे या फिर अपने जो जो बिजनेसेस हैं उनको एक्सपेंड करना चाहते हैं। जॉइंट वेंचर आर फॉर्म्ड ईदर फॉर लॉन्ग टर्म और फॉर शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। देखो एक बहुत पुरानी कहावत है, कोलैबोरेशंस आर ऑलवेज बेटर देन कॉम्पिटिशंस। कोलैबोरेट कर लो, ज़्यादा बेहतर है कॉम्पिटिशन से। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोलैबोरेट करके चलूँगा तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कंपटीशन खत्म होगा, अच्छे से पैसा कमा पाएंगे। कंपीट करेंगे तो प्राइस पे लड़ते रहेंगे, कस्टमर को सस्ता मिलता रहेगा, अल्टीमेटली सेलर नुकसान में जा सकता है। तो कोशिश करी जाती है कि कोलैबोरेट करके बिजनेस कर लो। तो कोलैबोरेशंस आर ऑलवेज बेटर देन कंपटीशन, यही इसका एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो दो प्रकार के जॉइंट वेंचर्स होते हैं बच्चे, एक होता है CJV यानी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, एक होता है EJV, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। CJV क्या होता है, इसके अंदर एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई नया बिजनेस नहीं बनता, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के तहत दो बिजनेसेस मिलके अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कॉमन मोटिव के साथ काम करते हैं। इक्विटी बेस्ड में क्या होता है, दोनों पैसा लगाएंगे और एक नया फर्म निकल के आएगा। तो कॉन्ट्रैक्चुअल में कोई नया फर्म नहीं आता, इक्विटी में एक नया फर्म आता है। तो देखो क्या लिखा है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्चुअल पढ़ो। इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर अ न्यूली जॉइंटली ओन्ड एंटिटी इज नॉट क्रिएटेड। इसमें एक नई एंटिटी नहीं बनती, सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है टू वर्क टुगेदर, एक साथ काम करेंगे। द पार्टीज डजंट शेयर ओनरशिप ऑफ द बिजनेस बट एक्सरसाइज सम एलिमेंट ऑफ कंट्रोल इन द जॉइंट वेंचर। यानी ओनरशिप नहीं होती, ऐसा नहीं है कि मालिक हो गए दोनों उसके बराबर बराबर, ऐसा नहीं है।
लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल एक दूसरे का मिलजुल के होता है। अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर इज फ्रेंचाइजी रिलेशंस। जैसे फ्रेंचाइजी ले लेते हैं ना, आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लो, तो वहां भी तो आप दोनों मिलकर ही बिजनेस कर रहे हो, तो वो लेकिन उसके अंदर एक नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं निकल के आया, उसको क्या बोलते हो, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। इक्विटी बेस्ड में क्या होता है, देखो इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट इज वन इन विच अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी जॉइंटली ओन्ड बाय टू और मोर पार्टीज इज फॉर्म्ड, जिसके अंदर एक नई फर्म बनती है, ये दोनों मिलजुल के बनाएंगे। द की ऑपरेटिव फैक्टर इज ओनरशिप। इसके अंदर जो ओनरशिप है वो ज्वाइंट होती है कि मिलजुल के मालिक होंगे, दोनों ही मालिक होंगे। द फॉर्म ऑफ बिजनेस में वेरी, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, आप कुछ भी बना सकते हो, आप कंपनी बना सकते हो, पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो, ट्रस्ट बना सकते हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बना सकते हो, तो इट में वेरी, बट टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर में ये इक्विटी बेस्ड में क्या होगा, ओनरशिप शेयर होगी। इसके अंदर एज एफ कोई ओनरशिप शेयर नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है और कोई भी नई फर्म एग्जिस्टेंस में नहीं आती, यहाँ पे नई फर्म एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। क्या है सर हमारा नया टॉपिक, जॉइंट वेंचर के बेनिफिट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सावधान इंडिया लिख लेना, ये एग्जाम में ज़रूर आ जाता है, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। क्या क्या फ़ायदे होते हैं, देखो ये कॉमन फ़ायदे हैं, या आप बड़े आसानी से खुद भी लिख सकते हो। जब दो बंदे मिलके बिजनेस करेंगे, क्या पैसा बढ़ेगा, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर मैं अकेला बिजनेस करता हूँ और मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बिजनेस में बैठता हूँ और थक जाता हूँ, अब जब मिल के कर लिया तो दोनों मिलजुल के बैठेंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा देर तक बिजनेस ओपन रह सकता है, ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा स्किल सेट होगा, है ना। दूसरा लिखा हुआ है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। हो सकता है मैं अकेला कोई टेक्नोलॉजी, कोई नई मशीन नहीं खरीद पा रहा हूँ, बट अब जब दो लोग हैं तो दोनों मिलके जब पैसा ज़्यादा हो गया तो खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब जॉइंटली लोग काम करते हैं तो या एक तो उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो खरीद सकते हैं, या ऐसा भी होता है कि यार एक पार्टी के पास टेक्नोलॉजी थी, दूसरी के पास दिमाग था, दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर करा, टेक्नोलॉजी दोनों को मिल गई, दिमाग भी दोनों को मिल गया। तीसरा लिखा है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब भी आप बल्क में काम करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप कम आएगा। सपोज मेरे पास 5 कस्टमर थे, आपके पास 10 कस्टमर थे, हम दोनों के पास मिलके 15 कस्टमर हो गए ना। मैं पहले 5 के लिए प्रोडक्शन करता था, आप 10 के लिए करते थे, हम दोनों मिलके 15 के लिए करते हैं। कस्टमर बढ़ेगा भी तो हमारा बढ़ेगा, यानी हम सब अब बल्क में कर रहे हैं। अब जब इतना कुछ हम बल्क में करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप कम आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा ना बेटा जी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आता है जब भी आप बल्क में काम करते हो। सर कैसे कम आता है, देखो फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री में 50 यूनिट बनाने की कैपेसिटी है और मैं 10 ही बना रहा हूँ, 10,000 का खर्चा आ रहा है, तो 10,000 अपॉन 10 1,000 पर यूनिट पे आ रहा है। अगर मैं 20 यूनिट बनाता हूँ तो 10,000 अपॉन 20, इस बार 500 रुपये पर यूनिट का कॉस्ट आ गया है, नहीं आ गया। अगर मैं बेसिकली 50,000 बना देता हूँ तो डिपेंड करता है ना कि देखो किस हिसाब से चीज़ें बन रही हैं, यानी जो आपका पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होता चला जाता है जितना ज़्यादा आप यूनिट बनाते जाते हो। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बनाओगे उतना पर यूनिट कॉस्ट कम होता चला जाता है ना, सीधी सी बात है भाई। उसके बाद इस्टेब्लिश ब्रांड नेम। कई बार जॉइंट वेंचर में ब्रांड्स इसलिए भी आते हैं कि उनको एक इस्टेब्लिश्ड नेम मिल जाएगा। जैसे हमारे देश में सुजुकी आया तो सुजुकी ने मारुति के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया तो मारुति सुजुकी, उनको बना बनाया ब्रांड नेम मिल गया। हीरो होंडा में भी ऐसा ही हुआ था, होंडा नया नया आया, हीरो ऑलरेडी इस्टेब्लिश था तो हीरो के साथ जॉइंट वेंचर करा, स्टैब्लिश ब्रांड नेम मिल गया उनको। तो जॉइंट वेंचर्स मेनली ये भी होता है, इट मे प्रूव बेनिफिशियल इन डेवलपिंग एंड ब्रांडिंग द नेम ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है। इनोवेशन, जब भी आप नई नई चीज़ें करते हो, जॉइंट वेंचर में आते हो तो इनोवेशन का मौका मिलता है, क्योंकि देखो हर कंपनी की अपनी एक्सपर्टीज़ है, हर कंपनी के पास अपना कुछ ना कुछ अलग चीज़ है। तो दो लोग जब मिलकर बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो इनोवेटिव आएगा, कुछ ना कुछ तो नया निकल के आएगा। तो देखो लिखा है जॉइंट वेंचर इनेबल बिजनेस टू कम अप विद न्यू आइडियाज फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट हेल्प देम टू मीट द मार्केट डिमांड। परफेक्ट हो गया बेटा जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चल रहे हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नाम में लिखा हुआ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि दो एंटरप्राइज आपस में जुड़ेंगी, जिसमें एक प्राइवेट होगी और एक गवर्नमेंट ओन्ड होगी। तो क्या लिखा है, पीपीपी इज डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सर्विसेज। दो ऑर्गेनाइजेशंस आपस में व्यापार करेंगी, बिजनेस करेंगी मिलजुल के, लेकिन एक एंटिटी पब्लिक होगी, एक एंटिटी प्राइवेट होगी। द कोऑपरेटिव वेंचर बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बिल्ड ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ ईच अदर।
थ्रू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिस्क एंड रिटर्न्स जॉइंटली। इसका मतलब रिसोर्सेज भी दोनों में बटेंगे, रिस्क भी दोनों में बटेगा, रिटर्न भी दोनों में बटेंगे। बस याद रखना, एक पार्टी पब्लिक सेक्टर से होगी, एक पार्टी प्राइवेट सेक्टर से होगी। इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्या है? फीचर्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखो, नंबर 1 एलोकेशन ऑफ रिस्क। रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पहले रिस्क आपका था सारा का सारा, अभी 2 लोग हो गए तो दोनों में बटेगा या नहीं बटेगा? अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड थ्रू जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ होगा, जॉइंटली सारा काम होगा। हेंस द रिस्क एंड रिटर्न्स आर जॉइंटली शेयर्ड। जो रिस्क और रिटर्न्स है वो जॉइंटली बांटे जाते हैं। नेक्स्ट है एंश्योर इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब सस्ता पड़ता है, मैंने आपको अभी बताया 2 लोग करेंगे तो सस्ता पड़ेगा। इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है समय पे काम पूरा होना, अकेला इंसान कई बार नहीं कर पाता। एफिशिएंसी का मतलब होता है कम से कम खर्चे में काम होना। तो इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। अंडर दिस मॉडल द रिवॉर्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट, रिवॉर्ड मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा, इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा लगा है, बोथ आर शेयर्ड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, मिलजुल के करते हैं। हेंस प्रोजेक्ट्स इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड मोस्ट इकोनॉमिकली। तो यहाँ पे ये श्योरिटी होती है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो बेस्ट वे में यूटिलाइज हो रहे हैं। फास्टर इम्प्लीमेंटेशन। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तो दोनों ही सेक्टर मिल गए तो इम्प्लीमेंटेशन ऑब्वियसली फास्ट होगा। कई बार प्राइवेट एंटरप्राइजेस का काम सरकारी नियम की वजह से रुक जाता है, गवर्नमेंट का काम इसलिए नहीं हो पाता, उनके पास अच्छे रिसोर्स नहीं है। दोनों मिल गए, हो गया काम। Under public-private partnership, private sector join hands with expertise and funds, so they are always interested to recover the benefits. Simple, समझे? तो इसी के साथ भाइयों बहनों, ladies and gentlemen, boys and girls, हमारा चैप्टर नंबर 3 भी समाप्त होता है, खत्म। अगली क्लास में हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 4 और उसको भी बहुत ही जल्दी खत्म कर लेंगे। अब सारे चैप्टर्स में आपके क्विकली करा दूंगा क्योंकि हाफ ईयरलीज भी आपके आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।